नमस्कार। पॉलिटिज़ोन के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में मैं डॉक्टर योगेश शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और आरएएस प्री की वैकेंसी आ चुकी है, साथ ही साथ एग्जामिनेशन की डेट भी आ गई है और तकरीबन 4.5-5 महीने का समय मिला है अभ्यर्थियों को। और आरएएस का जो पैटर्न रहा है, जो सिलेबस है, जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते रहे हैं और जिस प्रकार से इसकी तैयारी की जाती है, उसमें माना जाता है कि जो 4-5 महीने का समय है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मोर देन सफिशेंट है। ठीक है, तो आज ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जो विषय हैं उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि आरएएस की वैकेंसी आ गई है और इस पर एक प्रारंभिक चर्चा मेरे द्वारा की जाए। तो आज जो इसकी वेरी फर्स्ट जो क्लास मैंने रखी है उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। पॉलिटी का जो सिलेबस है उस सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स का विस्तार किस प्रकार से होता है। तो सिलेबस डिस्कशन पे मैंने पहली क्लास रखी है। इसकी जो आगे की क्लासेस होंगी उन पे कुछ अन्य विषयों पर भी हम लोग बात कर सकेंगे। आग्रह रहेगा कि आज वाली क्लास जो है 30-40 मिनट चलेगी, उसको पूर्ण रूप से देखिएगा, क्योंकि सिलेबस के सभी जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। और फिर से एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो समय मिला है एग्जामिनेशन के लिए, लगभग 4.5-5 माह का समय है आज से यदि हम देखते हैं, तो ये समय पर्याप्त से भी अधिक है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो यदि कुशल रणनीति के साथ आप लोग काम करेंगे, जैसा बताया जाएगा, जैसा हम लोग अध्ययन करने के लिए थोड़ा सा एकाग्र होंगे और हमारी यदि स्ट्रेटजी जो है, रणनीति यदि हमारी सही होती है, तो ना केवल एग्जामिनेशन अच्छा होगा बल्कि मेंस का जो कॉल आने के चांसेस हैं वो हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैं चर्चा शुरू कर लेता हूं और ये एक डिटेल मैंने ली है, ये आप देख लीजिए। 2013, 16, 18, 21 और 2023 में जो एग्जामिनेशन हुए हैं आरएएस के, जिसमें 150 क्वेश्चन आते रहे हैं प्रीलिम्स में, उसमें पॉलिटी का जो वेटेज है वो ये वेटेज हमको दिखाई देता है। 22 क्वेश्चन से लेकर 25 क्वेश्चन तक का एक पैटर्न रहा है और ये भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन है। अप्रॉक्स मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि थोड़ा सा ये होता है गणना में, कई बार 21 क्वेश्चन दिखाई देते हैं, कई बार 22 क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में इस प्रकार से पैटर्न रहा है, 11 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन तक। और स्टेट और राजस्थान पॉलिटी दोनों का मैंने एक साथ समावेशन कर लिया है। स्टेट पॉलिटी की जब बात करते हैं तब स्टेट की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद है, हाईकोर्ट है, पंचायत राज है, उसका कंसेप्चुअल पार्ट आता है। जब राजस्थान पॉलिटी की बात आती है तो पर्टिकुलर वो सारी चीजें राजस्थान को संदर्भित रख के पूछी जाती है। तो वो वाला आकलन इस प्रकार का है। इन विषयों पर किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, कैसे कैसे उनका जो है आंसर हमें देखना होता है पेपर सॉल्व करते समय, क्या उसमें हमें सोचना होता है, किस प्रकार की अवधारणा पे हमें ध्यान करना होता है, इस पर हम लोग आगे किसी सेकंड क्लास में चर्चा कर लेंगे। आज जो महत्वपूर्ण जो हमारा बिंदु है वो है सिलेबस का डिस्कशन। पॉलिटी का जो सिलेबस है उस पर हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं। बढ़िया, इस पर भी हम बात करेंगे। ये जो है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, जो आपका सिलेबस है आरपीएससी के द्वारा इस प्रकार से उसका टाइटल दिया गया है पॉलिटी वाले पार्ट का, और ये मैंने एक टाइटल वहाँ से ले लिया है। अब चूंकि क्लासेस में जो विद्यार्थी ऑफलाइन मुझसे पढ़ते आए हैं, ऑनलाइन जो कोर्सेज में जुड़े हुए हैं, वो सब जानते हैं कि सिलेबस को अत्यधिक महत्व मेरे द्वारा दिया जाता है। साथ ही सिलेबस पूरा का पूरा यहाँ बोर्ड पे मैं लिखता हूँ और यही आग्रह होता है कि इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए सबसे पहली जो प्रारंभिक एक शर्त है, आवश्यक शर्त जो है, अनिवार्य शर्त है, वो ये कि सिलेबस जो है वो हमारी उंगलियों पर होना चाहिए। उंगलियों का मतलब ये है कि सिलेबस और उसके जो विस्तार है वो सभी हमें ध्यान हो, और उस सिलेबस को कवर करने के लिए क्या क्या हमारे पास कंटेंट उपलब्ध हो सकता है, कहाँ से हम स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, क्या क्या अध्ययन सामग्री उसमें पढ़नी चाहिए, इस पर हम हमारा जो ध्यान है, हमारा फोकस इस पर होना चाहिए। ठीक है, तो हम चर्चा कर लेते हैं भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और जो गवर्नेंस है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, उस पर ये चर्चा होती है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक यदि हम देखें तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान का निर्माण दिया गया है। ठीक है, आराम आराम से समझा देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहेगा। भारतीय संविधान का निर्माण दिया गया है, और भारतीय संविधान का निर्माण का मतलब ये होता है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं टर्म यूज कर लूंगा ताकि इंग्लिश माध्यम के भी जो विद्यार्थी जुड़े हैं उनको भी सहूलियत हो जाएगी। तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो निर्माण है, इसके अंतर्गत जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहला जो सेगमेंट इसका आता है वो आता है इसका ऐतिहासिक परिदृश्य, यानी कि जो इसका हिस्टोरिकल फिनोमिना है। ऐतिहासिक परिदृश्य यानी कि संविधान के निर्माण के लिए कब कब किस प्रकार से डिमांड की गई थी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है, हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, स्वाधीनता का जो संग्राम है, उस दौर में एक समय पर आकर भारत की आज़ादी की मांग और भारत के लिए खुद हमारे भारतीयों के द्वारा तैयार किए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूशन की मांग पैरेलल रूप से चलती हुई हमको दिखाई देती है। खासकर 20वीं सदी में, यानी 1901 से जब हम शुरू करते हैं तो वहाँ से मांग काफ़ी अधिक प्रबल हो गई थी। तो वो जो हिस्टोरिकल फिनोमिना है उसमें से
क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। ये वाला जो पार्ट है इस पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब आप लोग हिस्ट्री वाला सेगमेंट तैयार करते हैं तो मॉडर्न इंडिया वाला जो पार्ट है, जिसे हम आधुनिक भारत के रूप में हम लोग जानते हैं, हिस्ट्री में जिसे पढ़ा जाता है, वहां पर भी इस वाले सेगमेंट से टच करते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्टोरिकल फिनोमिना जो है ऐतिहासिक परिदृश्य, इसका मतलब ये है कि संविधान की जो मांग है, ऐतिहासिक परिदृश्य का मतलब कि संविधान की जो मांग है और भारत में संवैधानिक सुधार का जो इतिहास है उस पर हमें इसमें चर्चा करनी होगी। भारत में संवैधानिक सुधार के जो अधिनियम है उनका हमें ध्यान करना चाहिए, विशेषकर 1919 और 1935 के जो अधिनियम है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के जो एक्ट हैं 1919, 1935 और 1947 के जो अधिनियम है, इनके विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें लेनी चाहिए। यदि एग्जाम क्लियर करना है तो थोड़ा सा हमें विस्तार से पढ़ना चाहिए, पढ़ना होगा। तो सबसे पहला पार्ट है ऐतिहासिक परिदृश्य, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड जो है कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, उसके लिए क्या प्रोसेस अपनाई जाए, क्या उसके लिए इंस्टीट्यूशन हो, उसके लिए एक सभा या एक संस्था का निर्माण किया जाए और किस प्रकार के विषय वहां दिए जाए, ऐसा कुछ जो परिदृश्य था, सबसे पहले हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा जो सेगमेंट आता है इसमें भारतीय संविधान के निर्माण में, कि संविधान का निर्माण जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण सभा, एक बहुत महत्वपूर्ण असेंबली, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा किया गया। और मैं कई बार क्लासेस में कहता भी हूं कि ना भूतो ना भविष्यति, यानी ऐसी संविधान सभा जो भारत में बनी, जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया, ऐसी संविधान सभा इससे पहले नहीं बनी थी और इसके बाद नहीं बनी। यानी दुनिया भर में एक अनूठी और एक विशेष प्रकार की संविधान सभा है, जिसने एक व्यापक अध्ययन के आधार पर, सूक्ष्म अध्ययन के आधार पर विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करते हुए और विद्वानों की महा उपस्थिति के मध्य इस संविधान का निर्माण किया है। तो ये जो संविधान सभा है भारत की, उस संविधान सभा का जो निर्माण है उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। संविधान सभा का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इस संविधान सभा के निर्माण के लिए यदि हम बात करें, ये मैंने पहले सेगमेंट में से ले लिया है, ये सेकंड सेगमेंट में से, इसका मतलब ये है कि हमें जो कैबिनेट मिशन की योजना है, उस कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य मुख्य जितने भी बिंदु हैं उन सबकी हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और मई 1946 में उसके द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई और उस योजना को आधार बनाकर संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुए और संविधान सभा अपने एक महत्वपूर्ण स्वरूप में अस्तित्व में आ सकी। तो यहाँ जो ये वाला सेगमेंट है जिसकी बात कर रहा हूँ, संविधान सभा का निर्माण, उसमें हम कैबिनेट मिशन की जो योजना है उसकी हम बात करेंगे। हालांकि संविधान सभा के लिए जो डिमांड है उसका जो बेसिक और पुराना जो संदर्भ है, जिसमें हम लोग क्रिप्स मिशन की भी चर्चा करते हैं, अगस्त प्रस्ताव की भी चर्चा करते हैं, 1935 का जो एक्ट है उसके भी हम संदर्भ ले लेते हैं, वो सारी चीजें ऐतिहासिक परिदृश्य में काम आ जाएंगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण सेगमेंट है वो है संविधान सभा की गतिविधियां या संविधान सभा के अधिवेशन। ठीक है, अत्यधिक महत्वपूर्ण पार्ट है, टोटल 12 अधिवेशन है और इन अधिवेशनों पर हम चर्चा करेंगे और हमें जानकारी होनी चाहिए। 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो 12 अधिवेशन हुए हैं, जो उसकी प्रोसीडिंग्स है, किस प्रकार से उसमें अध्यक्षता, उपाध्यक्ष, समिति प्रणालियां, किस प्रकार से संशोधन, क्या क्या महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर हमें महत्वपूर्ण रूप से बातचीत यहाँ करनी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सबसे पहला सेगमेंट है भारतीय संविधान का निर्माण, जिसको 3 टुकड़ों में हमने बांट दिया। पहला ऐतिहासिक परिदृश्य, दूसरा संविधान सभा का निर्माण और तीसरा संविधान सभा के अधिवेशन। यदि ये हम ढंग से पढ़ लेते हैं और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें से यदि वहां पेपर में क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर्स में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, मैं आगामी क्लासेस में प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं उनका भी सॉल्यूशन करूंगा और भी कुछ चीजें हम लेकर आएंगे, निश्चित रहिएगा आप यहाँ पर, और हमारे लिए वो काफी अधिक हेल्पफुल होंगी, ये तय बात है। तो संविधान सभा के जो अधिवेशन है, प्रोसीडिंग्स या उसकी जो सेशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो उसकी मीटिंग्स हैं, उन पर हम चर्चा करने के बाद फिर अपने सेकंड सेगमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। सेकंड जो सेगमेंट है हमारा, वो सेगमेंट कहता है उद्देशिका या भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है उसका उल्लेख किया जाता है। प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है, और इस प्रस्तावना को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रस्तावना का भी एक इतिहास है, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, ऐतिहासिक परिदृश्य, क्योंकि इस प्रस्तावना पर चर्चा उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के पहले अधिवेशन में शुरू हो गई थी, दूसरे अधिवेशन में स्वीकृत किया गया, 10वें अधिवेशन में यही उद्देश्य प्रस्ताव कुछ परिवर्तनों, महत्वपूर्ण परिवर्तनों, आधारभूत परिवर्तनों के साथ प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत हुआ था। तो ये तो इसका ऐतिहासिक संदर्भ है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। उद्देश्य प्रस्ताव की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। 8 बेहतरीन प्रकार के इसके आर्टिकल्स या 8 बेहतरीन प्रकार के इसके पैराग्राफ्स थे उद्देश्य प्रस्ताव के। इस पर भी मैंने अपने चैनल पॉलिटी जोन पे उद्देश्य प्रस्ताव पर, पर्टिकुलर उद्देश्य प्रस्ताव पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। शायद मेरे हिसाब से 2-1 साल पहले उद्देश्य प्रस्ताव पर एक वीडियो बना रखा है, आप देख लीजिएगा, इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐतिहासिक संदर्भ, ये उद्देश्य प्रस्ताव की बात आ जाती है। उसके बाद फिर जो है प्रस्तावना की शाब्दिक व्याख्या, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट समझा जाता है, जो बहुत व्यापक रूप से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे।
तो शाब्दिक व्याख्या इसकी जो टर्म है उसका जो इंटरप्रिटेशन है, जैसे हम भारत के लोग हैं, संपूर्ण पद संपन्न है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र है, गणराज्य है, न्याय है, फिर न्याय के 3 रूप हैं, फिर स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के बेसिक संदर्भ हैं, समानता है, समानता के साथ जुड़े हुए विशेषण हैं, और फिर व्यक्ति की गरिमा है, राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अखंडता का जो संदर्भ है, वहाँ इसकी एक शाब्दिक प्रकार की व्याख्या हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की काफ़ी अधिक संभावना होती है, ठीक है। और फिर आता है प्रस्तावना पर जो न्यायिक या कानूनी वाद है, ठीक है। प्रस्तावना पर जो न्यायिक या एक कानूनी जो वाद है, इसका मतलब इस बात से है कि जो प्रस्तावना है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मानी जाए अथवा ना मानी जाए, इसको लेकर एक लंबी चौड़ी बहस भारतीय राज्य व्यवस्था में दिखाई दी है। और इसमें बेरूबाड़ी यूनियन का जो केस है और केशवानंद भारती का जो केस है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं प्रस्तुत हुई हैं जिस पर हम यहाँ चर्चा कर सकेंगे। तो प्रियम्बल के इन 3 पार्ट्स को हम देख लें, इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देख लें। प्रीवियस ईयर्स के 50 क्वेश्चन प्रस्तावना के जो महत्वपूर्ण रहे हैं प्रीवियस 10, 20, 25 सालों में, चाहे वो आरपीएस के क्वेश्चन रहे हो, चाहे यूपीएस के क्वेश्चन रहे, चाहे अदर स्टेट पीएससी के क्वेश्चन रहे हो, उसको यदि हम लोग कर लेंगे तो यहाँ प्रस्तावना के मैक्सिमम क्वेश्चन, यदि एक आध क्वेश्चन आता है तो वो सरल उसको जो है हमारा सही होने की जो संभावना है वो काफ़ी अधिक प्रबल हो जाएगी, ठीक है। थर्ड सेगमेंट पे हम लोग चलते हैं। थर्ड सेगमेंट है भारतीय संविधान की विशेषता। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बड़ा समझ पा रहे होंगे आप सिलेबस का जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, और काफ़ी सरल है, लेकिन इसके जो डायमेंशन है वो हमें पता होनी चाहिए। आगामी क्लासेस में मैं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करूंगा तो ये आप देख पाएंगे किस किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं इन टॉपिक्स में से आए हैं। हालांकि हमारे चैनल पर पहले भी मैंने इस प्रकार की प्रोसेस कराई है, कुछ महीनों पहले, साल 1.5 साल पहले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने लाते रहा हूं। फिर भी अब चूंकि वैकेंसी आ गई है और नया जोश, नया उत्साह, नया उमंग है विद्यार्थियों में, और डेट भी इस बार एग्जामिनेशन की दे दी है, तो आरपीएससी ने एक बढ़िया नवाचार किया है। और जो अभी सिलेबस हम लोग बात कर रहे हैं ये मूलभूत सिलेबस है। यदि और आरपीएससी कुछ आधारभूत चेंजेस करती है मान लीजिए, तो उसमें यदि कुछ चीज़ें नई जुड़ती हैं या मौजूदा सिलेबस में से कुछ चीज़ें यदि मॉडिफाई होती हैं तो उस पर मैं फिर आगामी वीडियोज़ में बात कर लूँगा। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, तो संविधान की विशेषताओं का मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिखता किस प्रकार से, उसके क्या लक्षण हैं, क्या उसके फीचर्स हैं। जैसे विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है, समावेशी संविधान है, संतुलनकारी इसमें व्यवस्था हमको दिखाई देती है, इसमें फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात है, इसमें संवाद का जिक्र है, संघात्मक एकात्मक की इसमें समन्वय की बात की गई है, ये लचीलेपन और कठोरपन का समन्वय है, इसमें नागरिकता का संदर्भ है, इसमें आपातकाल के प्रावधान है, इसमें डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था है, इसमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का संदर्भ है, इसमें जो न्यायिक व्यवस्था है उसके बारे में बातचीत दी गई है, इसमें लैंग्वेजेस का संदर्भ दिया गया है, इसमें संशोधन प्रणाली की बात की गई। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर हम लोग यहाँ चर्चा कर सकेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के रूप में। और फिर मैं वही कहूंगा कि 20, 30, 50 क्वेश्चन इसके हम सॉल्व कर लें प्रीवियस ईयर्स के, तो हमारा ये वाला जो सेगमेंट होता है, टॉपिक होता है, वो भी हमारा सॉलिड हो जाता है, ठीक है। फिर 4th नंबर इसमें आता है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार बोल देते हैं हम लोग, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं इसको। और ये एक बहुत ही व्यापक, विशाल और अत्यधिक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हमारी जो अपेक्षाएं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं वो सही मायनों में तब पूरी होती हैं जब हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हों और फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन हमें मिला हो, फंडामेंटल राइट्स की गारंटी स्टेट के द्वारा हमें दी गई हो। तो वेरियस जो एस्पेक्ट हैं फंडामेंटल राइट्स के। अच्छा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है प्यारे विद्यार्थियों की, ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट भाग 3 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, भाग 3 जिसको हम लोग बोलते हैं, रोमन लिपि में लिखे मिलते हैं तो भाग 3 बोल देते हैं, और आर्टिकल 12 से और आर्टिकल 35 तक का जो जिक्र आता है इसमें 7 प्रकार के मूल अधिकारों का इसमें हम लोग उल्लेख पढ़ते हैं। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक की इसमें चर्चा होती है, 7 प्रकार के मूल अधिकारों का जिक्र आता है, 7 प्रकार के मूल अधिकार। और फिर 44वें संविधान संशोधन के बाद जो है वो इसमें 6 प्रकार की व्यवस्था हो जाती है, ये 6 प्रकार के हो जाते हैं मूल अधिकार। तो ये एक डायनेमिक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि हम देखते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायपालिका के द्वारा लगातार विभिन्न वादों के माध्यम से, विभिन्न केसेस के माध्यम से बहुत सारे अधिकार जो हैं वो हमारे लिए सुलभ करा दिए गए हैं। स्पेशली जब हम राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार की बात करते हैं आर्टिकल 21 में, तो बहुत सारे अधिकार, आज लगभग कई दर्जन अधिकार जो है हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो मेरा सरोकार यहाँ इस बात से भी रहेगा कि सेवरल केसेस का भी हम इसमें जिक्र कर सके, क्योंकि कभी कभी जब प्रीवियस ईयर के हम पेपर देखेंगे, हम देखेंगे कि केसेस के भी वहाँ उल्लेख हुए हैं पेपर्स में, और वो एक डायनेमिक क्वेश्चन माना जाता है, तो उस पार्ट को हमें नहीं छोड़ना है। अराउंड 50+ केसेस का मैं जिक्र कर देता हूँ क्लासेस में कि इस वाले केस में कौन सी महत्वपूर्ण लाइन या कौन सा महत्वपूर्ण जो आर्टिकल या कौन सी महत्वपूर्ण जो संवैधानिक व्यवस्था है वो स्टैब्लिश की गई है माननीय न्यायपालिका के द्वारा, ठीक है। तो ये फंडामेंटल राइट का हम लोग जिक्र करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट आता है वो आता है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप प्रशासकों के लिहाज से भी,
राज्य की नीति के निदेशक तत्व। देखिए आप लोग कार्यपालिका के पार्ट बनने जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पार्ट बनने जा रहे हैं, स्थायी कार्यपालिका, परमानेंट कार्यपालिका। एक होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो हमारे निर्वाचित जो सांसद विधायक मंत्रीगण हैं, और वो जो लोग हैं निर्वाचित जो कार्यपालिका है हमारी, मतलब जो सरकार बनती है, मंत्री पद जो धारण करते हैं, और वो एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, फिर इलेक्शन होते हैं और सत्ता विपक्ष ये सारा चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन आप तो स्थायी कार्यपालिका के पार्ट बनने जा रहे हैं, तो परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव के पार्ट बनने जा रहे हैं, हमारे प्रशासक जो हैं, लोक सेवक जिनको बोलते हैं, उन लोक सेवकों का मूल जो दायित्व है पूरे सेवा काल के दौरान, वो इन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना होता है ना, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को। तो इसकी हम लोग बात करेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य का संदर्भ इसमें हम लोग लेते हुए लोक कल्याणकारी जो राज्य है उसकी इसमें बातचीत होती है। और भारतीय संविधान का जो भाग 4 है और अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक का इसमें संदर्भ आ जाता है। साथ ही एक बड़ी महत्वपूर्ण इसमें हमें चर्चा करनी चाहिए कि मूल अधिकार और राज्य की नीति के जो निदेशक तत्व हैं, मूल अधिकार और राज्य की नीति के जो निदेशक तत्व हैं, इनके मध्य किस प्रकार का संबंध है, ये हमें चर्चा करनी होगी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स के मध्य किस प्रकार का संबंध है, ये हमें एक महत्वपूर्ण चर्चा इस पे करनी होगी। इसमें अंतर इनका और इनका संबंध या इनकी तुलना हम लोग कर लेते हैं। इसमें हम वेरियस केसेस की हम बात करते हैं, चाहे वो शंकरी प्रसाद केस हो, ठीक है, चाहे वो गोलकनाथ केस हो, सज्जन सिंह केस हो, बेला बनर्जी केस हो, केशवंत भारती केस हो, मिनर्वा मिल्स का केस हो, वामन राव केस हो, और चाहे फिर वो पहला संविधान संशोधन हो, चौथा संशोधन, 17वां संशोधन, 24वां, 25वां, 42वां या 44वां संशोधन का जिक्र हो, ये दोनों पार्ट जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, ये जब एक दूसरे के साथ इनका संपर्क होता है, स्पेशली राइट टू प्रॉपर्टी और जो समाजवादी आदर्श पर आधारित डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उनका इसमें बेसिक रूप से हम संदर्भ देखने का प्रयास करेंगे। यानी आर्टिकल 31 और आर्टिकल 39 सेक्शन बी और सेक्शन सी में जब हम तुलना करते हैं तो एक व्यापक व्याख्या यहाँ निकल कर आती है, एग्जाम में वो अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। ठीक है, तो ये हम सेगमेंट ध्यान रखेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है, इसके अलावा एक चीज यहाँ पर और हमें ध्यान रखनी है, वो है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य मूल रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए थे, प्रारंभिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए थे मूल कर्तव्य। कालांतर में 42nd अमेंडमेंट 1976 से मूल कर्तव्य जोड़े गए और बाद में फिर 86वें संविधान संशोधन से इस सूची में एक और नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो 11 जो है मूल कर्तव्य है, भाग 4A में आ जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा हम ऐतिहासिक संदर्भ पढ़ लें अच्छे से, और फिर ये जो मूल कर्तव्य है वो लाने का प्रयोजन क्या रहा और मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि एक वर्ष ये क्वेश्चन भी आया था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल कर्तव्य है उसकी लिस्ट में, उसकी सूची में तीसरे नंबर का जो मूल कर्तव्य है वो कौन सा दिया गया है ना। एक ऐसा क्वेश्चन भी आरएस में पूछा गया। प्रीवियस ईयर्स के पेपर जब देखेंगे तो ये जानकारी इस बात की आपको अच्छे से मिल पाएगी। मैं इस पर पूरा जो है आप लोगों की हेल्प करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज की हम लोग बात करें, यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको मूल कर्तव्य का। तो ये जो पार्ट है संविधान सभा और प्रस्तावना, संविधान की विशेषताएं, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये जो पार्ट हैं जो मैंने 6 बिंदुओं के अंतर्गत लिखे हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के जो है एक वैचारिक जो पार्ट है, दार्शनिक जो पार्ट है, आइडियोलॉजिकल या फिलोसॉफिकल जो पार्ट है, उसका क्रिएशन करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। संविधान सभा तो खैर अपने आप में एक व्यापक सब्जेक्ट है, क्योंकि उसी में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया है, राजव्यवस्था को मार्गदर्शन देने के महत्वपूर्ण प्रावधानों की उसमें रचना की गई है। ठीक है, अब जो दूसरा सेगमेंट हम इसमें बढ़ते हैं, 7वां बिंदु में लिख रहा हूं, वो है भारत में संघवाद। तो संघवाद के अंतर्गत जब भी हम बात करते हैं तो संघवाद के अंतर्गत हमें सबसे पहले 3 बेसिक जो अवधारणाएं हैं, यूनियन की अवधारणा और फेडरेशन की जो अवधारणा है और यूनिटरी, मैं यहाँ एकात्मक लिख देता हूँ, हिंदी में, इंग्लिश में इसको यूनिटरी बोलते हैं, दोनों लिख देता हूँ मैं। इन पर हमें सबसे पहले चर्चा करनी होती है कि इनका बेसिक अंतर क्या है। एक चीज मैं जो और आप सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि संघ, संघवाद, परिसंघ, संघात्मक, संघीय, ऐसे शब्द जब भी पेपर में आपके पूछे जाएं तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से विशेष आग्रह है कि इसका इंग्लिश वर्जन जरूर देख लेंगे। वहां फेडरल शब्द लिखा है कि यूनियन शब्द लिखा है, क्योंकि उसके आधार पर आपका जो आंसर है वो आपको देना होगा। इंग्लिश और हिंदी जो अनुवाद होते हैं उसमें यदि कोई विसंगति होती है मान लीजिए, तो उसमें इंग्लिश अनुवाद जो है वो प्रामाणिक माना जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या होता है इसका डिफरेंस, कैसे क्रिएट हुआ है, ये हम आगे बात कर सकेंगे। तो एक तो ये वाला हमें सेगमेंट ध्यान रखना है, इसका, इनके जो लक्षण वगैरह, इनकी परिभाषा। फिर इसमें हमें संघ तथा राज्य संबंध, संघ राज्य संबंध, इसको लोकप्रिय भाषा में केंद्र राज्य संबंध बोलते हैं। हालांकि केंद्र शब्द जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो संघ राज्य संबंध की हम लोग बात करेंगे, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषयों की व्यवस्था, 7वीं अनुसूची का जो प्रावधान है, और विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय जो पक्ष हैं उन पर हम लोग चर्चा कर सकेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाता है।
फिर संवाद के अंतर्गत जो है कुछ विवाद हैं केंद्र राज्यों के बीच में, विवाद कह लीजिए या कुछ चुनौतियां कह लीजिए, ठीक है, चुनौतियां। और फिर इनके समाधान के लिए कुछ संस्थागत तंत्र बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बने हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर भी बने हुए हैं ऐसे संस्थागत तंत्र, कुछ सम्मेलन वगैरह कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं। और इसके अलावा जो है संघवाद के कुछ प्रतिमान, कुछ पैटर्न जो है वो डेवलप हुए हैं, ठीक है, कुछ पैटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पैटर्न जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में डेवलप हुए हैं। जैसे प्रतिमान की जैसे मैं बात करूं तो सहकारी संघवाद है जैसे, ठीक है, या सौदेबाजी का संघवाद है, ठीक है, या विषम संवाद है या प्रतिस्पर्धा मूलक संवाद है, तो इन सब पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो मोस्ट डायनेमिक, वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरलिज्म वाला टॉपिक, तो ये चर्चा हमें आनी चाहिए। और इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन, 50-100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस कर लें विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए, तो हमारा जो इसमें क्वेश्चन सही जाने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, वो आता है भारतीय संघ, ठीक है। तो इस संघ के अंतर्गत हमारा जो सरोकार है वो 3 पक्षों से जुड़ जाता है। एक तो कार्यपालिका है और एक हमारी व्यवस्थापिका है और एक हमारी न्यायपालिका है, ठीक है। ये जो भारतीय संघ में जिसको बोल रहा हूं, यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारत संघ जिसको बोलते हैं, और या केंद्र भी बोल देते हैं आप सामान्य शब्दों में। तो कार्यपालिका वाला जो संदर्भ है उसमें कार्यपालिका में अत्यधिक महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। और कार्यपालिका में हम लोग राष्ट्रपति की चर्चा करते हैं, उपराष्ट्रपति की चर्चा इसमें होती है और इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का इसमें संदर्भ आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 5 है भारत संघ, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक है और इसमें अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक कार्यपालिका का जिक्र आ जाता है, जिसमें ये जो प्रोविजन है, एक महान्यायवादी का इसमें जिक्र और आ जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। वो ये बातें हमें करनी होंगी कि किस प्रकार से इनके पद की संरचना है, कैसे जो है इनका निर्वाचन या इस पद के जो गठन है उससे रिलेटेड जो प्रावधान है, क्या उनका कार्यकाल है, कैसे निर्वाचन होता है, शपथ का जो प्रोविजन है, ठीक है, वेतन भत्ते या कुछ परिलब्धियां हैं उसकी क्या व्यवस्था है, पद से हटाने की क्या व्यवस्था है और इनकी शक्तियां, अधिकार और कर्तव्य क्या क्या है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कार्यपालिका में। फिर व्यवस्थापिका वाला पार्ट हम लोग लेते हैं। तो व्यवस्थापिका का जो संदर्भ है वो संसद से है और भारत में संसदीय लोकतंत्र है या लोकतंत्र का संसदीय प्रकार है। तो संसद है तो संसद में हम लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों की चर्चा कर लेंगे। राज्यसभा और लोकसभा, इनकी संरचना और इनका जो गठन है किस प्रकार से होता है और सदस्य संख्या कितनी है, कार्यकाल कितना है, निर्वाचन किस प्रकार से होता है और फिर इनके पास क्या क्या शक्तियां हैं और क्या क्या इनके अंतर्गत व्यवस्थाएं की गई हैं। जब संसद के सत्र चलते हैं उस दौरान क्या क्या प्रस्ताव आते हैं, किस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे आते हैं, किस प्रकार से समिति प्रणालियां आती है। तो एक बहुत व्यापक जो है दायरा है संसदीय प्रणाली का, ठीक है। तो इसे हमें बहुत अच्छे से करना होगा और मेरा आग्रह ये भी रहेगा कि चूंकि वर्ष 2024 में हमने लोकसभा के इलेक्शन देखे हैं, तो इस वजह से इस बार लोकसभा का जो करंट वाला पक्ष है, नवीनतम समसामयिकी जिसको हम कहते हैं, जिसमें लोकसभा के कुछ आंकड़े इत्यादि जो है कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े होते हैं लेकिन कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, मैं उसमें पूरी तरह सहायता करूंगा। आप जो है इसमें निश्चिंत रह सकते हैं, लेकिन आप भी कुछ आंकड़े इकट्ठे करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा इसमें। तो लोकसभा में इस बार एक क्वेश्चन आने की संभावना मैं मानता हूँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ करंट के लिहाज से यहाँ एक क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाए, ठीक। तो यह हमें ध्यान रखना होगा। फिर न्यायपालिका वाला जो बेसिक संदर्भ है, ठीक है, न्यायपालिका का जो संदर्भ है इसमें हम जो बात करेंगे न्यायपालिका में, वो बात करेंगे हम सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की। और एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्था, संविधान सभा के सदस्य महावीर त्यागी हुए, उन्होंने ये कहा कि द सीट ऑफ जस्टिस इज द सीट ऑफ गॉड। न्याय की पीठ परमेश्वर की पीठ होती है और चूंकि कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, संविधान का अभिरक्षक है, व्याख्याकार है, संरक्षक है। और इस वजह से जब हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का संरचना, कॉलेजियम की प्रणाली, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का संदर्भ, 99वें संविधान संशोधन का संदर्भ, 3 जजेस केसेस का उसमें संदर्भ हम लोग देखते हैं, फिर क्षेत्राधिकार जो है न्यायपालिका का, और साथ ही साथ न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है, उसकी जो संरचना है, ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्तियां इत्यादि है, ठीक है, उनका जो कार्यकाल है, और इसके अलावा उसमें न्यायिक पुनरावलोकन का हम जिक्र कर लेते हैं, ठीक है, ये मैं क्षेत्राधिकार, सारी ही चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है। तो एक बेसिक मैं आपको आइडिया देने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए सिलेबस में।
तो ये न्यायिक पुनरावलोकन है, फिर न्यायिक सक्रियता है, इन चीज़ों को यदि हम लोग देख लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी रहेगा। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का बेसिक संदर्भ है, एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है सर्वोच्च न्यायालय में से। सुप्रीम कोर्ट को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गठन, संरचना, क्षेत्राधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, तो ये जो पार्ट थे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के 8 बिंदु मैंने लिखे। फिर 9वें बिंदु पर हम लेते हैं आयोग। ठीक है, आयोग जो है इसमें हमारे पास संवैधानिक आयोग पूछे गए हैं। आयोग कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान है और राज्य व्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। तो आयोग में संवैधानिक आयोग हैं और सांविधिक आयोग होते हैं। 2 प्रकार की चर्चा हम करेंगे आयोग में, इनका डिफरेंस मैं बताने का प्रयास करता हूं। संवैधानिक आयोग है, सांविधिक आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है और स्टेचुरी कमीशन है। और सांविधिक जो आयोग होते हैं जिनकी हम लोग चर्चा करते हैं, या हम ये कह सकते हैं इसको थोड़ा सा कि संवैधानिक के साथ हम संविधानेतर रख दें, गैर संवैधानिक जिसको बोलते हैं संविधानेतर। ठीक है, और फिर इसके 2 पार्ट हम लोग कर दें, एक सांविधिक कर दें और एक गैर सांविधिक कर दें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं यही डिटेल दे दी आपको मैंने एक बार। तो इसमें हमारे पास निर्वाचन आयोग जो है, चुनाव आयोग, उसको जानने का प्रयास किया गया है। एक लोक सेवा आयोग, हालांकि लोक सेवा आयोग स्टेट पॉलिटी के भीतर रखा गया है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जितने भी संवैधानिक आयोग है मेरा मानना है हमें देख लेने चाहिए, और जैसे वित्त आयोग है। ठीक है, तो संवैधानिक आयोगों का हम संदर्भ देख लें, और भले सिलेबस में निर्वाचन आयोग ही दिया हुआ है, लेकिन संघवाद जब पढ़ते हैं तो उसका वित्त आयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस समय स्टेट पॉलिटी पढ़ते हैं लोक सेवा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो उस समय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये तीनों जो आयोग हैं ये भी संवैधानिक आयोग हैं। तो अत्यधिक महत्वपूर्ण रूप से सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से और संवैधानिक संरचना जो दी गई है उसके संदर्भ में इन आयोगों का भी हमें अध्ययन कर लेना चाहिए। ठीक है, आयोगों का अध्ययन, सभी जो आयोग होते हैं उनका अध्ययन मैं सामान्यतः सरल इसलिए मानता हूं क्योंकि उनमें उनकी संरचना और उनका जो गठन है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान है, कहां से कहां आर्टिकल में उनकी व्यवस्था की गई है, किस प्रकार से उनमें नियुक्ति होती है, क्या कार्यकाल है, किस प्रकार से जो है त्यागपत्र और पद से हटाने की प्रक्रिया होती है, और प्लस उनके जो क्षेत्राधिकार, शक्तियां इत्यादि जो है उन्हें हमें पढ़ लेना चाहिए। तो 6-7 आयोगों के जो नाम मैंने बोले हैं ये आप लोग देखेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। फिर सांविधिक आयोग, संविधानेतर जो आयोग हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका उल्लेख नहीं है, वो सांविधिक और गैर सांविधिक हैं। इनका बेसिक डिफरेंस जो होता है वो ये लीगल पर्सपेक्टिव से एस्टेब्लिश होते हैं, किसी विधान से, कानून से, और ये गवर्नमेंट के ऑर्डर से एस्टेब्लिश होते हैं। मैं एक जैसी नाम लिखूंगा आप समझ जाएंगे। तो नीति आयोग इसमें आपके सिलेबस में दिया गया है, तो ये हमें अच्छे से देख लेना होगा भैया। ठीक है, नीति आयोग की हम लोग बात कर ले, और इसके अलावा यहाँ सूचना आयोग है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास मानवाधिकार आयोग है और हमारे पास सतर्कता आयोग है। ठीक है, इसके अलावा लोकपाल इत्यादि का भी इसमें आपके पूछा गया है, तो उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आयोग वाला जो पार्ट है इसमें से भी एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। फिर एक सेगमेंट हम लोग यहाँ देख लेते हैं, 10वें नंबर का सेगमेंट सिलेबस के बिल्कुल हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के जो सिलेबस है आरपीएससी के द्वारा दिया गया उसके लास्ट सेगमेंट पे हम लोग पहुंच रहे हैं। तो भारत में लोकतांत्रिक राजनीति की बात की गई है। ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति का संदर्भ दिया गया है। ठीक है, और इसमें फिर राष्ट्रीय एकीकरण की बात भी कही गई है और एक गठबंधन सरकारों का भी इसमें संदर्भ लिखा गया है। ठीक है, ये सेगमेंट इसमें लिखे गए हैं। मैं यहाँ लोकपाल का जिक्र भी लिख देता हूँ ताकि ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, क्योंकि प्रशासनिक भ्रष्टाचार के निवारण के लिए इसका महत्व है। तो ये 3 चीज़ें हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया और नेशनल इंटीग्रेशन और कोalition गवर्नमेंट। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि 1947 से 2024 तक के महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है पॉलिटी के, उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। यानी हमारी जो सरकारें हैं, हमारे जो राजनीतिक दल हैं और राष्ट्रीय एकीकरण का जो प्रश्न है उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां रही है, क्या क्या समाधान उसके लिए किए गए हैं, तो अत्यधिक महत्वपूर्ण पार्ट है। और मेरा मानना है कि इसमें लगभग पिछले 75 वर्षों का जो भारत का संवैधानिक राजनीतिक इतिहास है उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। अत्यधिक महत्वपूर्ण पार्ट होता है ये और काफ़ी व्यापक भी है, काफ़ी लंबा पार्ट है।
और इस पर भी मैं लगातार जो है आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहूंगा, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। ये पार्ट मेंस के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। मेंस के सिलेबस पे फिर कभी चर्चा हम करेंगे, उस समय बताऊंगा किस प्रकार किस प्रकार ये वाला जो पार्ट है मेंस में भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी हमें जानकारी ये रखनी है कि ये प्रीलिम्स का हमारा पार्ट लिया गया, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भारतीय संविधान और राज व्यवस्था का जो सेगमेंट है जिसकी मैंने चर्चा करी, करीब 10, 11, 12 पॉइंट्स जो हैं ये हमने लिखे हैं, और इन पॉइंट्स में भारतीय संविधान और राज व्यवस्था उसका उल्लेख किया गया है। और जैसा कि यहाँ मैंने शुरुआत में ये दिखाया था आप लोगों को कि भारतीय संविधान राज व्यवस्था के जो क्वेश्चन हैं इस प्रकार से आए हैं। मिनिमम 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 17 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो आगामी दिनों में हम बात करेंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। अत्यधिक महत्वपूर्ण पार्ट है, कंसेप्चुअल पार्ट है, और प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, मेंस के लिए भी ये वाला सेगमेंट अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मेंस में 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, तो 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस की तो प्रकृति बहुत सारी हमारे जो प्रीलिम्स के नोट्स होते हैं उनसे ही वो डिटेलिंग हमारी तैयार हो जाती है, ठीक है। और फिर जो है राजस्थान पॉलिटी या स्टेट पॉलिटी के जो पार्ट है वो मैं बात करूंगा आप लोगों से कल हमारा सिलेबस डिस्कशन की जो क्लास 2 होगी, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान पॉलिटी का जो सिलेबस है उसमें हमें क्या क्या चीज़ों का अध्ययन किस प्रकार से करना है उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर एक क्लास में बात करूंगा कि ये जो विषय है इनका अध्ययन करने के लिए हमारे पास क्या क्या अध्ययन सामग्री रिक्वायर्ड है, क्या क्या हमारी अध्ययन सामग्री अपेक्षित है, ठीक है। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त रहेगा। आप लोग सभी जो विषय हैं, इसके जो 7-8 विषय हैं सिलेबस में, ज्योग्राफी भी है, साइंस भी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी है, करंट अफेयर्स भी है, राजस्थान वाला पार्ट भी है, और भारतीय संविधान और राज व्यवस्था वाला पार्ट भी है। तो इन सभी विषयों का अध्ययन करना शुरू कर दीजिए पूरे उत्साह उमंग से, पॉजिटिविटी के साथ, और मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ मजबूती से जुड़े रहने का प्रयास करूंगा। और प्रयास शब्द इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो हम जब भविष्य की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम संभावना जो है वो इसलिए व्यक्त कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम ये कहें, बाकी तो प्रयास अपने आप में ही सुनिश्चित होता है। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए ये पर्याप्त रहेगा, और कल हम बात करेंगे राजस्थान जो पॉलिटी वाला सिलेबस है इस पर। खुश रहिए, खूब सारी अच्छी तैयारी कीजिए, सरकारी नौकरी प्राप्त कीजिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं मिलता हूँ आप सभी से कल। नमस्कार, धन्यवाद।